एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका गांव के साथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता था और लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाया करता था। अरे टेबल नंबर 10 पर खाना लगा भाई, देख लो कितने भूखे हैं। और तुम भी जाकर टेबल नंबर 8 पर खाना लगा, देख वहाँ पे बाबूजी बैठे हैं। उसका प्रेम भाव और स्वादिष्ट खाना देखकर वहां से आने जाने वाले हमेशा उसी के ढाबे में आकर खाना खाया करते थे। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था। परीक्षा पास करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था, जिसमें काफी पैसे लगने वाले थे। पापा पापा मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तो करो। लेकिन पापा इसकी फीस तो काफी है। अरे तू फिक्र मत कर, पापा सब देख लेंगे। किशोर अगले ही दिन गांव के बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से लोन की बात करता है। बैंक मैनेजर किशोर का एजुकेशन लोन पास कर देता है और किशोर पैसे लेकर अपने बेटे को इंजीनियरिंग के लिए शहर भेज देता है। गांव में ही रहने वाला कमल किशोर की तरक्की से बहुत जलता था। ये किशोर न जाने क्या घुट्टी पिलाता है सबको। देखो तो बैंक ने उसे लोन भी दे दिया और मैं जाता हूँ तो मुझे मैनेजर मना कर देता है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमल यही सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ा उससे जा टकराया। अबे बूढ़े देखकर नहीं चल सकता क्या? और टकराते ही उस बूढ़े के हाथ से एक छोटा सा पुराना सा लोहे का बक्सा गिर पड़ा, जिसे देखकर कमल ने हंसते हुए जोर की लात मार दी। तभी अचानक सामने से किशोर आ गया और उसे वो बक्सा देते हुए कहा, बाबा ये लो आपका बक्सा, आप भूखे लग रहे हो। अरे चलो मेरे ढाबे में, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। और किशोर उन्हें अपने साथ अपने ढाबे पर ले गया। उसने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया। जाते हुए उस बूढ़े ने किशोर से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये बक्सा तुम रख लो, ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। और वो किशोर को वो बक्सा देकर चला गया। किशोर ने वो बक्सा संभालकर अपने ढाबे में रख दिया। और इधर कमल ने मौका पाकर एक दिन किशोर के ढाबे और घर पे चोरी की और सारा पैसा सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो गया। ये देखकर किशोर को बहुत ही दुख हुआ और उसे अब बैंक का लोन चुकाने की चिंता सताने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र बूढ़े द्वारा दिए गए लोहे के बक्से पर पड़ी और वो बक्सा लेकर अपने घर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, वो बक्सा उसके हाथ से गिर गया और गिरते ही वो बक्सा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। ये देखकर किशोर हैरान रह गया। उस रेस्टोरेंट के अंदर सारे रोबोट काम कर रहे थे और वहाँ के गल्ले में किशोर की चोरी का सामान था। और वहाँ पर उसने देखा कि कमल एक खंबे से बंधा हुआ है। किशोर को देखते ही कमल ने उससे माफ़ी मांगी और उसे बताया कि जैसे ही वो चोरी कर कर निकला था, एक जादुई बूढ़े ने उसे इस बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब किशोर सारी बात समझ चुका था। उसने कमल को पुलिस के हवाले कर दिया। अब किशोर के एक नहीं दो ढाबे थे, एक इंसानों द्वारा काम करने वाला ढाबा और एक रोबोट द्वारा काम करने वाला ढाबा। उसके दोनों ढाबे बहुत चलने लगे और वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। एक समय की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया,
बेड को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर ला कर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से ला कर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए। महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो तुम, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं ला के दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वो काफ़ी मेहनती था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अच्छी कमाई नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिताजी ने उसे यह काम सिखाया था। उसका एक भाई था किशन। किशन शहर में रहता था और वहाँ पर कई तरह के गलत धंधे किया करता था, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे थे और वो बड़े ही शानो शौकत से रहा करता था। लेकिन किशन बहुत ही बेईमान और लालची था। मोहन की दुकान सड़क के बिल्कुल ही पास थी। इस कारण किशन की नज़र हमेशा अपने भाई मोहन की दुकान पर लगी रहती थी और वो किसी न किसी तरह से उस दुकान को हथियाना चाहता था। एक दिन किशन मोहन के पास आकर उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अरे तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितने शान से रहता हूँ। नहीं भैया, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही गुजारा किया है और मुझे और आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। देखो तो कितने प्यारे बर्तन बनते हैं। मेरा इससे सही गुजारा हो रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब तो सरकार हम जैसे कारीगरों को काफी बढ़ावा दे रही है। उसकी बात सुनकर किशन कहता है, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार और ये तुम्हारा काम पता नहीं कब तक चलेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर जब तुम्हारा दिल करे दुकान मुझे दे देना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किशन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रात में आकर मोहन की दुकान में आग लगा देता है और मोहन के सभी बर्तन और सामान जलकर राख हो जाता है। मोहन का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने सुध-बुध गंवा चुका था और बेसुध होकर जंगल में कहीं भी चला जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी बहुत खातिर करता है। कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है और उसे ऐसा कहकर चला जाता है कि उसकी समस्या का हल उसी पेड़ के नीचे है जहां वो उसे मिला था। उस आदमी के जाने के बाद मोहन सीधा उसी पेड़ के नीचे जाता है
और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ पर तरह तरह के बर्तन टंगे हुए थे। सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तन, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी। मोहन मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद करता है और वो सारे बर्तन उस पेड़ से उतार लेता है और अपनी दुकान की साफ सफाई कर कर वहाँ बेचने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और सोने, चांदी और एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों से उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो फिर से अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। और अब वो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सोने, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी बेचने लगा था, जिससे वो माला माल हो गया था। और अभी भी कभी कभी वो जादुई पेड़ उसे तरह तरह के बर्तन देता था। मोहन अपनी नेकदिली और सच्चाई के कारण दिन पर दिन उन्नति कर रहा था और इधर किशन को उसके गलत धंधों के कारण पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल की सजा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर कर गांव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है। मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफ़ी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद ख़त्म हो चुकी है। और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की ज़मीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं। परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो, तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है, जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं, वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देकर लालच में आ जाता है और सभी गांव वालों की जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है।
और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गांव वालों की किस्मत बदल जाती है। नीलू और सरिता शहर में रहते थे। वो दोनों एक फूड कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक साल भी ऐसे ही गर्मियों के दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थीं। तो नीलू के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई नीलू, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में इस बार? अरे हाँ रमेश, इस बार हम कहीं बड़े शहर में नहीं जा रहे। इस बार हम गांव में और एक हेरिटेज वॉक के लिए जंगल में घूमने जा रहे हैं। और छुट्टियां मिलते ही दोनों एक पहाड़ी के क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक गांव में ठहरते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह ही गांव की एक टैक्सी लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी वाला उन्हें पहाड़ के नीचे उतार देता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ से पैदल जाइए और पहाड़ी के चोटी पर मंदिर है, वहाँ से घूम कर आइए। मैं शाम को आपको यहाँ लेने आ जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। टैक्सी के वहाँ से जाते ही दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। दोनों उस रास्ते पर चलते चलते जंगल के मनोहारी दृश्य देखने लगे और ना जाने कब जंगल के बीचों बीच खो गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलने को थी, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, लेकिन तब तक शाम होने लगी थी और वो जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। तभी अचानक नीलू की नज़र दूर से एक रोशनी पर पड़ती है। वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। वो नजदीक जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नीलू उस बूढ़ी औरत को नमस्कार करते हुए कहता है, अम्मा जी नमस्कार, हम यहाँ घूमने आए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो गए हैं। क्या हमें यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों बड़े आराम से मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत उन लोगों के लिए झोपड़ी के कोने में बिस्तर लगा देती है। तभी सरिता उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, बुरा न माने तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने में है? अरे अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम मटन खाते हो तो आज पत्थर पर मैंने मटन पकाया है, आओ खा लो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मटन का नाम सुनकर तो दोनों की भूख और बढ़ जाती है। तभी बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे एक और पत्थर था और उसके अंदर मटन पक रहा था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पत्थर पर पकाया हुआ मटन खिलाया। वो मटन दोनों को बहुत ही स्वाद लगा। अगली सुबह जब दोनों वहां से जाने लगे तो नीलू ने जाते जाते उस बूढ़ी औरत से पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी सीख ली। नीलू और सरिता ने पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के बारे में अपनी फूड कंपनी को बताया और उनकी फूड कंपनी ने पत्थर पर मटन को अपनी रेसिपी में रखा, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई और उस बिक्री में से कुछ हिस्सा नीलू और सरिता को भी मिलने लगा और पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के कारण दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। और अब दोनों जब भी मौका मिलता उस जंगल में आकर उस बूढ़ी औरत को जरूर मिलते और उनसे पत्थर पर और स्वादिष्ट चीजें बनाने की रेसिपी सीखते। एक समय की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफ़ी ज़मीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी ज़मीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने 1-2 नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था और जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो थोड़ी सी ज़मीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें ज़मीन पर काम करने दिया करो, ऐसे कब तक ज़मीन बेचकर गुजारा होगा। अरे काका मजे करो तुम, मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज़ सुनकर
अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है, वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर शहर में सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। और वो गांव में जाकर काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहाँ पे काम पर लगा देता है। और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी ज़मीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफ़ी अच्छी कमाई होती है। और वो इससे और ज़मीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी ज़मीन हो जाती है और ढेर सारे खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है, ज़मीन बेचकर नहीं बल्कि ज़मीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की। एक समय की बात है, भावनगर नामक गांव में समक नाम का एक आदमी रहता था। वो रेलवे में नौकरी किया करता था। वो टिकट चेकर का काम करता था। वो सुबह तैयार होकर ट्रेन में निकल जाता और हर ट्रेन में जा जाकर लोगों के टिकट चेक किया करता था। कई सालों से वो ये काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। जिस भी ट्रेन में वो टिकट चेक करने जाता, उस ट्रेन में उसके नाम का खौफ था, क्योंकि वो बिना टिकट यात्रियों को कैसे भी करके ढूंढ निकाला करता था और उन पर रेलवे के कानूनों के हिसाब से फाइन लगाया करता था। लेकिन समक दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीब और मजबूरों के लिए अपने पैसों से टिकट खरीद कर दिया करता था। भावनगर के पड़ोस के चावनगर गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था और वो हमेशा ही बिना टिकट ट्रेन में यात्रा किया करता था और अपने गांव के लोगों को बड़े ही शान से बताया करता था। अरे काका पता है, आज मैं भावनगर गया था, भावनगर, वो भी बिना टिकट, और देखो तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे सुनील ध्यान से चला कर, तुझे पता है भावनगर से चावनगर में समक की ड्यूटी लगी है। वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेता है। अरे समक हो या चमक, सुनील को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? चल मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। और इस तरह से सुनील सभी गांव वालों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए उकसाया करता था और चावनगर के लोग सुनील की तरकीबों के बारे में जानकर अब बिना टिकट यात्रा करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई देखो बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना गलत है। तुम लोग ऐसा मत किया करो, अगर पकड़े गए तो गांव का नाम बदनाम होगा। अरे काका काहे का गांव का नाम बदनाम होगा, इतनी महंगाई है, अगर हम टिकट के पैसे बचा लेते हैं तो आपको क्या, चलो बैठ के हुक्का पियो चुपचाप। सुनील ऐसा कहकर गांव के लोगों को चुप कराया करता था। धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी और इस बात का पता जब समक को चला तो उसने ठान लिया कि वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रा करने वाले चावनगर के यात्रियों को पकड़कर ही रहेगा। एक दिन जब सुनील बिना टिकट यात्रा कर रहा था, तभी अचानक समक उसके डिब्बे में आ पहुंचा और उसने इशारा कर दिया और दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने डिब्बे का रास्ता रोक लिया। सुनील ने अपने आप को फंसता देखकर वहां से भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और रुकी हुई ट्रेन से वो बाहर जा गिरा
उसके सिर पर काफी चोट आई। समक उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसने वहां उसका इलाज खूब अच्छे से करवाया। लेकिन साथ ही उसने सुनील पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया। समक ने सुनील को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। आज भागने की कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सुनील को सबक मिल चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और समक का भी, और फिर कभी बिना टिकट यात्रा ना करने की कसम खा ली। लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई, तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया। अरे भाई, मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ, बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है, मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं। मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। आंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे, अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई, अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे, यह क्या पका कर लाई है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है।
तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा बस्ती करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई।